नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। केंद्रीय कानून मंत्री ने किया ई वाचनालय का लोकार्पण। राजकीय डूंगर कॉलेज में हुआ आयोजन। सीकर में ऑनर किलिंग मामले में पिता को मौत की सजा, अन्य 10 आरोपियों को उम्र कैद सुनाई। श्री सावरिया जी में 2 महीने बाद खुला भंडार। पहले दिन 11 करोड़ 34 लाख रुपए की हुई काउंटिंग। पशु परिचर भर्ती परीक्षा शुरू हुई। ठिठुरते हुए सुबह 6 बजते ही एग्जाम सेंटर पहुंचे स्टूडेंट। कोटा में नारकोटिक्स टीम पर हमला। डोडा तस्करों का खौफनाक खेल। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मनाया जन्मदिन। गरीबों को कंबल वितरित किए। स्टूडेंट्स ने फिर आरआर कॉलेज के गेट बंद किए। कॉलेज में 7 दिन में दूसरी बार विरोध प्रदर्शन। अलवर सांसद खेल उत्सव मैराथन में दौड़े नेता। सांसद भूपेंद्र यादव बोले, जो फिट रहेगा वो तरक्की करेगा। झारली की बेटी ने रचा इतिहास। किलिमंजारो के पर्वत की चोटी पर लहराया तिरंगा। दिन दहाड़े फायरिंग करने के आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। पुलिस ने 3 देशी पिस्तौल व जिंदा कारतूस भी किए बरामद। विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता अभियान का आगाज। मधुबन कॉलोनी स्थित जनता क्लिनिक में हुआ आयोजन। अवैध हथियारों की सप्लाई का हुआ खुलासा। उदयपुर एटीएस और सुखेर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नगर परिषद में सम्मिलित करने के लिए त्रिपुरा कॉलोनी में बैठक। स्वास्थ्य शासन विभाग में शुरू किया है परिसीमन का कार्य। लोडी काशी के शिव भक्तों का अनूठा अभियान। शिव मंदिर में हर मास शिवरात्रि पर शिवार्चन की धूम। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जिले के डूंगर में स्थित राजकीय महाविद्यालय में ई वाचनालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि हमारे संविधान ने हमें स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिया है, जिसकी बदौलत आज हमारा लोकतंत्र मजबूती से आगे बढ़ रहा है। हम दुनिया की 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुए हैं तथा जर्मनी एवं जापान को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने की ओर अग्रसर है। मेघवाल ने कहा कि आज हमारे पड़ोसी लोकतांत्रिक देश मुश्किलों में है, लेकिन हमारा लोकतंत्र और अधिक सशक्त हुआ है। इसका मुख्य कारण बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाया संविधान। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माण में बीकानेर की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। यहाँ के जसवंत सिंह दाऊद सर संविधान निर्मात्री समिति के सदस्य थे। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ी को उनके योगदान की जानकारी रहे, इसके मद्देनजर राजकीय डूंगर महाविद्यालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ई वाचनालय आज के दौर में आवश्यकता है। डूंगर कॉलेज में बना ई वाचनालय विद्यार्थियों के लिए लाभदायक साबित होगा। केंद्रीय मंत्री ने डूंगर कॉलेज में बीबीए और बीसीए सहित अन्य संकाय प्रारंभ करने पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तथा राज्य सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह संकाय प्रारंभ होने से स्थानीय विद्यार्थियों को अत्यल्प शुल्क से यह अध्ययन के अवसर मिलेंगे। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र पुरोहित ने बताया कि महाविद्यालय द्वारा 10 लाख रुपए की लागत से यह वाचनालय तैयार करवाया गया है, जहां वाईफाई सहित सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कॉलेज की विभिन्न आवश्यकताओं के बारे में बताया। प्रोफेसर विक्रमजीत ने स्वागत उद्बोधन दिया। कॉलेज शिक्षा के सहायक निदेशक डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह शेखावत ने संभाग के महाविद्यालय की विभिन्न आवश्यकताओं के बारे में बताया। प्रोफेसर ललिता ने आभार जताया। महाविद्यालय विकास समिति के सदस्य डॉक्टर सत्य प्रकाश आचार्य बतौर अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में अखिलेश प्रताप सिंह, अनिल शुक्ला, कुंभनाथ सिद्ध, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत, गुमान सिंह राजपुरोहित, सोहन लाल प्रजापत सहित महाविद्यालय के स्टाफ सदस्य, विद्यार्थी और आमजन मौजूद रहे। उन्होंने स्नातकोत्तर संगीत, बीबीए और बीसीए कोर्स का उद्घाटन भी किया। देखिए, डूंगर कॉलेज में
आज ई लाइब्रेरी जो इन्होंने वाचनालय का नाम दिया है उसका लोकार्पण हुआ है। अच्छी सुविधा एक इन्होंने क्रिएट की है। जो लाइब्रेरी का कंसेप्ट है वो धीरे धीरे इस दिशा में ई लाइब्रेरी की ओर तेजी से बढ़ गया। अब अगर पुस्तक लेकर के भी उस कैबिन में पढ़ना चाहे तो भी दिक्कत नहीं है, और नेट की सुविधा होने पे कंप्यूटर पे भी कुछ रिसर्च करना चाहे तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। तो ये सुविधा भी होगी इनको, बच्चों को, और मुझे लगता है कि ये अच्छी सुविधा डूंगर कॉलेज में क्रिएट हुई है। इससे जो स्टूडेंट लड़के और लड़कियां जो यहाँ पढ़ना चाहेंगे उनको शांत वातावरण मिलेगा। अच्छे वातावरण में जब ये पढ़ेंगे तो नेचुरली बीकानेर का नाम रोशन करेंगे। कहीं न कहीं सिलेक्शन होगा, कोई आईएएस की तैयारी करने वाले, आईपीएस की, आरएस की, आरजेएस की, या कोई बैंक का एग्जाम, एलआईसी का एग्जाम, जिसकी भी तैयारी करने वाले होंगे, या किसी और रिसर्च के क्षेत्र में ये प्रोफेसर बनने वाले होंगे, उनमें सब में ये जो वाचनालय है ये मदद करेगा, लाभदायक सिद्ध होगा बच्चों। सीकर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 ने ऑनर किलिंग के मामले में पिता सहित अन्य आरोपियों को सजा सुनाई थी। इसमें पिता को मौत की सजा दी गई है। मामला साल 2019 का है, जिसमें पिता ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी को सहयोगी के साथ मिलकर जान से मार डाला था। सीकर के आलोदा गांव की रहने वाली प्रेम उम्र 19 वर्ष का करण निवासी गपत लाल उम्र 38 वर्ष से अफेयर था। 20 अक्टूबर 2019 को रात को युवती अपने प्रेमी से बात कर रही थी। इसका पता पिता राम गोपाल को लग गया था। इसके बाद पिता ने प्लानिंग के तहत अपने रिश्तेदारों और सहयोगियों के साथ मिलकर बेटी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी। हत्या के बाद शवों को जिण माता इलाके की पहाड़ियों में फेंक दिया था। गणपत के भाई ने उसके अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच की तो हत्या होना सामने आया था। जांच के बाद युवती के पिता राम गोपाल को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में कोर्ट ने युवती के पिता सहित चाचा महादेव, मामा परसराम चोपड़ा, चचेरे भाई महेंद्र चौधरी उर्फ महेंद्र मिल, नंदलाल नंदकार, बीरबल, सोहन लाल, मदन लाल चांदीवाल, संदीप गुर्जर, बाबूलाल उर्फ हरनेक सिंह, परसराम और राजेश चौधरी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। महेंद्र चोपड़ा, महेंद्र गुर्जर और छोटू राम उर्फ छोटू को बरी कर दिया है। देखिए 2019 में मुलजिम राम गोपाल द्वारा अपनी पुत्री से फ़ोन करवा के जो उसके मुलजिमान जो दूसरा मृतक था उसे प्रेम प्रसंग के चलते उनको फ़ोन करके बुलाया और 22/10/2019 की रात्रि को एसआर पेट्रोल पंप से उनको अपहरण वहाँ से करवाया। अपहरण करने के बाद में उनके दोनों को अपने घर ले गया और अन्य जो मुलजिमान इसके सहयोगी थे, जो रिश्तेदार थे, जो जानकार थे, उनको बुलाया और सारी रात तार से पीट कर इनकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में इनकी लाश को जीण माता की जो सुनसान जगह है वहाँ पर मंडोली रोड पे इसको डाल दिया और साक्ष्य छुपाने के लिए एक झूठी एफआईआर इसने दर्ज करवा दी। जब परिवादी बलदेव राम को इस तथ्य की जानकारी हुई तो वो सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए एसआर पेट्रोल पंप गया और वहाँ जाकर के जब उसने उसके भाई का अपहरण करने की और जो मृतका गणपत है और प्रेम उसकी सूचना मिली तो संबंधित थाने राणौरी में इस संबंध में एफआईआर दर्ज करवाई। 4-5 आदमियों के खिलाफ नामजद एफआईआर थी तो पुलिस ने राम गोपाल को इसमें डिटेन किया। डिटेन के बाद में राम गोपाल से जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो राम गोपाल ने ये सारी घटनाक्रम बताया कि इस तरह से मैंने अन्य मुलजिमान हैं उनको बुलाया, एक कॉन्स्पिरेसी उन्होंने की। कॉन्स्पिरेसी करने के बाद में मृतकान का उन्होंने अपहरण किया। अपहरण करने के बाद में अपने घर लेकर के आए और घर ला करके अपनी पुत्री और जो उसका जो गणपत जो उसके साथ रहता था या उसका जो प्रेमी था उसको बड़े ही अमानवीय तरीके से मारपीट की और मारपीट करने के बाद में उनकी हत्याएं कर दी। हत्या करने के बाद में अपनी ही गाड़ी में ले जा करके उसने मंडोली रोड पर जीण माता मंडोली रोड पर उन हत्याओं को छुपा दिया। छुपाने के बाद में उसने जो झूठी एफआईआर दर्ज करवाई। इस संबंध में पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया और एफआईआर दर्ज की तो पुलिस ने जहां राम गोपाल के घर के जो सीसीटीवी फुटेज जिससे वो निर्मम तरीके से अपनी पुत्री के साथ मारपीट कर रहा था वो फुटेज उन्होंने कलेक्ट किए। वो फुटेज कलेक्ट करने के बाद में उन्होंने एसआर पेट्रोल पंप से जहां मृतकान का अपहरण किया गया वहाँ के उन्होंने सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए। सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करने के बाद में इनकी जो कॉन्स्पिरेसी थी, कॉन्स्पिरेसी के संबंध में इन मुलजिमान के जो मोबाइल की जो लोकेशन थी, उनकी जो डिटेल थी, उनकी सबकी फर्द विश्लेषण तैयार की और विश्लेषण तैयार करने के बाद में इन जो मुलजिमान थे इन सबका जो आरोप में
हत्या करने में शामिल थे उन सबको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद में 14 मुलजिमान के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। दौरान अन्वीक्षा 67 गवाहन के इस गुणोत्तर 69 गुणोत्तर गवाहन के इसमें बयान लिखबद्ध हुए और 270 दस्तावेज इसमें प्रदर्शित करवाए, जिसके अंदर घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज भी शामिल थे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद में आज माननीय न्यायालय एडीजे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या 1 सीकर के विद्वान न्यायाधीश श्रीमान महेंद्र प्रताप सिंह जी बेनीवाल ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी राम गोपाल को इस जघन्य हत्याकांड के लिए डेथ सेंटेंस दिया है, मृत्युदंड की सज़ा से दंडित किया है। जो अन्य आरोपी जो इन दोनों हत्याओं के लिए जिम्मेदार थे उनको 302, 364, 120 201, 149 सपटित 302 में आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित किया है और अलग अलग अर्थदंड से इनको दंडित किया है। 50,000 से लेकर के 20,000 रुपये तक अलग अलग धाराओं में इनको दंडित किया है। इसके अलावा 3 जो आरोपी थे जो घटना में शामिल थे लेकिन साक्ष्य के अभाव में उनको दोषमुक्त किया गया है, जिसके अंदर महेंद्र गुर्जर है, महेंद्र चोपड़ा है, एक छोटू राम है, जिनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं आ पाई थी। इस कारण बाकी जो मुलजिमान है राम गोपाल है, इसको मृत्युदंड की सज़ा से दंडित किया है। नंदलाल उर्फ नंदकार, बीरबल, सोहनलाल, मदन चांदीवाल, महादेव, संदीप गुजर, बाबूलाल उर्फ हरनेक सिंह, परशुराम, महेंद्र चौधरी, इन सभी को 302 के धाराओं में आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित करके साथ में अर्थदंड से दंडित और किया है। माननीय न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। परिवादी पक्ष और हम पूर्णतः से न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट हैं। नाम मैं इस प्रकरण में मैंने पैरवी की परिवादी पक्ष की ओर से राजेंद्र कुमार हुड्डा एडवोकेट नाम है मेरा। चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध श्री सांवलिया जी मंदिर में 2 माह बाद मंदिर का भंडार खोला गया। भंडार से निकली राशि की गिनती की गई। पहले दिन 11,34,75,000 रुपए की गिनती हुई है। रविवार को अमावस्या होने के कारण गिनती अब सोमवार को की जाएगी। बता दें कि इस बार 2 महीने बाद भंडारा खोला गया है। दीपावली से एक दिन पहले चतुर्दशी होने के कारण भंडार नहीं खोला गया था। फिलहाल काउंटिंग और सोने चांदी का तोल बाकी है। इस दौरान मुख्य कार्यपालक और एडीएम प्रभा गौतम, मंदिर मंडल अध्यक्ष भैरूलाल गुर्जर, सदस्य संजय कुमार मंडोवरा, श्रीलाल पाटीदार, अशोक शर्मा, भैरूलाल सोनी, ममतेश शर्मा, मंदिर प्रभारी राजेंद्र शर्मा सहित मंदिर मंडल के कई पदाधिकारी मौजूद थे। डूंगरपुर जिले में पशु परिचर सीधी भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई। 3 दिनों बाद तक चलने वाली इस परीक्षा में 47,000 स्टूडेंट परीक्षा देंगे। परीक्षा को लेकर डूंगरपुर जिले में 23 सेंटर बनाए गए हैं, जहां सुबह ठंड के बावजूद स्टूडेंट पहुंचना शुरू हो गए। वहीं 2 घंटे पहले परीक्षा सेंटर में एंट्री शुरू हो गई। पशु परिचर भर्ती परीक्षा को लेकर 7 बजे से एंट्री का टाइम होने से स्टूडेंट 6 बजे से ही परीक्षा केंद्र के बाहर पहुंचने लगे। इस समय अंधेरा भी था और 13 डिग्री के तापमान में स्टूडेंट के साथ आए परिजन भी ठिठुरते रहे। परीक्षा में एंट्री के लिए त्रिस्तरीय जांच हुई। शहर के गुरु केशवानंद स्कूल और विद्या निकेतन स्कूल नई बस्ती के मुख्य गेट पर सबसे पहले पुलिस कर्मियों की ओर से जांच की गई। ठंड का असर रहने की वजह से स्वेटर पहनने के लिए इजाजत दी है। इसके बाद शिक्षकों की ओर से परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड की जांच के बाद ही एंट्री मिली। 8 बजते ही परीक्षा केंद्र के गेट बंद कर दिए गए। इसके बाद 9 बजे से पहली पारी का पहला पेपर शुरू हो गया। 3 दिनों तक रोज 2 पारियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश की केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो टीम पर कोटा में डोडा तस्करों ने जानलेवा हमला कर दिया। तस्करों ने अपनी पिकअप वैन को तेजी से आगे पीछे दौड़ाते हुए सीबीएन की गाड़ी को करीबन 10 फीट तक घसीटा। इस दौरान एक राहगीर भी हादसे का शिकार हो गया। सुबह करीब 6 बजे सीबीएन की टीम को सूचना मिली थी कि डोडा तस्कर मनासा से बीकानेर की ओर जा रहे। टीम ने हैंगिंग ब्रिज टोल पर घेराबंदी कर रखी थी। जैसे ही तस्करों की गाड़ी टोल पर पहुंची, टीम ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन तस्करों ने गाड़ी दौड़ा दी और सीबीएन की गाड़ी में टक्कर मार। तस्करों ने लगातार गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और सीबीएन की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारते रहे। इस दौरान एक सीबीएन टीम सदस्य के पैर में
चोट लग गई। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 911 किलो से अधिक डोडा बरामद किया। पकड़े गए तस्कर नागौर और बीकानेर के रहने वाले हैं। यह घटना मध्य प्रदेश में मादक पदार्थों के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान हुई है। हालांकि इस घटना के संबंध में अभी तक आर.के. पुरम थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अपना 44वां जन्मदिन समाज सेवा के कार्यों के साथ मनाया। उन्होंने गरीबों को कंबल और फल वितरित किए तथा रक्तदान शिविर का आयोजन किया। जूली ने जय कृष्ण क्लब में अपने समर्थकों के साथ जन्मदिन का केक काटा। इस मौके पर उन्होंने कहा, मुझे देशवासियों से जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है उसके लिए मैं आभारी। मैं इस प्यार को निभाते हुए समाज सेवा के कार्यों में जुटा रहूंगा। उन्होंने रक्तदान शिविर में भाग लेने वालों का विशेष धन्यवाद किया और कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है। उन्होंने कहा, रक्तदान से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह, मुंडावर विधायक ललित यादव, महरोड़ पूर्व विधायक बलजीत यादव सहित कई कांग्रेस नेता और आम जनता मौजूद रही। मैं मेरे सभी रक्तदाताओं को, कार्यकर्ताओं को, शुभचिंतकों को और विशेष रूप से अलवर ग्रामीण के साथियों को और हमारे आज के चीफ गेस्ट आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी को, अभी गोविंद सिंह डोटासरा जी को और सभी हमारे साथी विधायक, सभी आम जन को, पत्रकार बंधुओं को, प्रबुद्ध नागरिक जनों को धन्यवाद देता हूं कि आज इतने बड़े उत्साह के साथ रक्तदान शिविर हुआ। लोगों की शुभकामनाएं मिली। मेरे ऊपर एक और भार चढ़ गया है। मैं प्रयास रहेगा मेरा कि मैं आमजन की उम्मीदों पे, आकांक्षाओं पे खरा उतरूं और इनकी ये जो शुभकामनाएं विशेष मिले हैं इनसे निश्चित तौर पर मुझे मजबूती मिलेगी। रक्तदान जो आज यहाँ पे हुआ है, ऐतिहासिक रक्तदान अभी चल रहा है, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा ये रक्तदान नहीं जीवन दान है। लोगों की जान इससे बचेगी। थैंक यू। क्षेत्र के आर.आर. कॉलेज में एक बार फिर छात्रों ने कॉलेज का गेट बंद कर दिया। पिछले 7 दिनों में यह दूसरी बार विरोध प्रदर्शन हुआ है। छात्र नेता अभिषेक व राजेश ने बताया कि करीब 1.5 माह पहले बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित कर स्टूडेंट्स को प्रमोट किया था ताकि वह सेकेंड ईयर में बैठ सके, लेकिन अब 1.5 महीने बाद दोबारा से रिजल्ट घोषित किया है। नई शिक्षा नीति का हवाला देकर आधे से ज्यादा करीबन 400 स्टूडेंट्स को फेल कर दिया। उसके बाद से छात्रों में रोष है। स्टूडेंट की मांग है कि परीक्षा दोबारा नहीं हो सकती तो सब छात्रों को प्रमोट किया जाए। अभिषेक जायसवाल ने बताया कि जब शुरुआती तौर पर फॉर्म भरे गए थे तब नई शिक्षा नीति की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। अब नई नीति का हवाला देकर कहा कि हर सेमेस्टर में 50% से अधिक अंक लाने वाला पास माना जाएगा। करीब 1.5 महीने पहले जिनको प्रमोट कर दिया, अब वापस उनका रिजल्ट देकर फेल दिखा दिया। अब स्टूडेंट को प्रमोट नहीं किया गया तो उनका साल खराब हो जाएगा। प्रिंसिपल डॉक्टर गोपीचंद पालीवाल का कहना है कि कुछ स्टूडेंट बेवजह धरना प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। इन 2-3 दिन से समझाइश करने में लगे हुए हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार दोबारा से एग्जाम नहीं हो सकता है, ना ही प्रमोट किया जा सकता है। अब सेमेस्टर को बीच में छोड़ना या कम आने पर फेल माना जाता है। इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के समझाने के बाद भी छात्र नहीं समझे। उसके बाद पुलिस को ठोस कदम उठाने पड़े और छात्रों को अपने साथ थाने पर ले गई। जैसा कि मेरे साथी भाई ने बताया, इस धरना प्रदर्शन का कारण हमारी मांगे, मुख्य मांगे यह है कि या तो बच्चों का री एग्जाम करवाया जाए या बच्चों को अगले साल के लिए प्रमोट किया जाए। ये हवाला देते हैं कि एनईपी 2020 के अंतर्गत कोई नियम नहीं है, लेकिन जैसा कि कोरोना के टाइम पे परिस्थितियों को देखते हुए बोर्ड एग्जाम तक को भी प्रमोट किया गया था, तो हमारी मांग ये है कि इस बार 20 साल के बच्चों को प्रमोट किया जाए। और एनईपी के बारे में किसी भी प्रकार की कोई नियम शर्तें नहीं बताई गई है। कहते हैं कि हमने पहले दे रखा था, हमने से किसी भी बच्चे ने नहीं देखा है कि क्या नियम है और क्या शर्तें हैं। क्या नाम है? अभिषेक जायसवाल। के अहित नहीं करना चाहते, क्योंकि हर बच्चे में हमें हमारा बच्चा नजर आता है। हम इनकी सुविधा के लिए ही तो बैठे हैं यहाँ। हमें कौन सा अच्छा लग रहा है कि बच्चे फेल हो रहे हैं, पर जो बच्चा नियमों में नहीं आ रहा उसको हम कैसे पास करते हैं, पास कर सकते हैं। आज इसीलिए इन्होंने गेट बंद किया है और समझाइश के बाद भी नहीं माने तो पुलिस आई है। पुलिस ने भी इनको खूब समझाने का प्रयास किया है, फिर भी 5 बच्चे नहीं माने, तब उनको पुलिस अपने साथ लेके यहाँ से गई है। अलवर में सांसद खेल उत्सव का आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुभारंभ किया।
कंपनी बाग के सामने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद अलवर मैराथन को हरी झंडी दिखाई। वह भी दौड़ लगाते हुए इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंचे। उनके साथ जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर सहित कई नेता मौजूद रहे। वहीं राजस्थान सरकार में वन मंत्री संजय शर्मा तमिलनाडु दौरे के समय तबीयत बिगड़ने के कारण नहीं आ सके। सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा, दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई फिट रहने की है। जो फिट रहेगा वो तरक्की करेगा। इस दौरान जिला अध्यक्ष उमेश सिंह, अशोक गुप्ता, सीए श्री कृष्ण गुप्ता, नगर परिषद के पार्षद पूर्व विधायक जयराम जाटव, प्रवक्ता जितेंद्र शर्मा, भाजपा नेत्री रिंकी जाटव, अलवर पुलिस अधीक्षक संजीव नैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय डॉक्टर तेजपाल सिंह, पुलिस उपाधीक्षक अंगद शर्मा, एडीएम मुकेश कायथवाल एन अधिकारी भी मौजूद रहे। के संबोधन में भी आपने देखा होगा कि खेल को लेकर भी रोजगार की संभावनाएं बढ़ती है, तो उसको निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का काम करेंगे और अलवर में विकास के और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए आज अलवर इन्वेस्टमेंट समिट का भी आयोजन किया जा रहा है। उसको भी राजस्थान में अलवर का नाम भी शामिल है कि यहाँ पर प्रतिभाओं को खेलने से बढ़ने से रोका जाता है। एक विशेष कोचिंग के लोगों को ही आगे बढ़ाया जाता है। मेरे दो सवाल। पहला विषय ये है कि मैंने जब सांसद का चुनाव लड़ा था तब भी मैंने सिंथेटिक ट्रैक की बात के लिए बच्चों से वादा किया था और मैं निश्चित रूप से उसको पत्र के आगे बढ़ाने के लिए लगा हुआ हूँ और अच्छी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं अलवर में आए और अच्छे स्टेडियम बने, इसके लिए हम काम करेंगे। दूसरा, मैं किसी खेल संघ की राजनीति में नहीं हूँ, मैं खेल को आगे बढ़ाने के लिए हूँ, तो मैं खेल को आगे बढ़ाने के लिए हेलो सर, ये है कि इस बार गांधी परिवार से प्रियंका गांधी सहित तीनों राज्यसभा लोकसभा में आप, क्या ये परिवारवाद है या? नीमका थाना जिले के झाड़ली गांव की बेटी पूनम कंवर का किलिमंजारो पर्वत के शिखर को फतह करने के लिए चयन हुआ था, जो शनिवार को 5,895 MAMSL फतेह कर ली। इससे पूर्व पूनम कंवर पुत्री रतन सिंह झाड़ली ने लगातार 2 वर्षों तक हिमाचल और उत्तराखंड के पर्वतों की कड़े प्रशिक्षण के बदौलत सफल चढ़ाई पूर्ण की है। कंवर रेलवे पुलिस स्पेशल फोर्स में प्रशिक्षक के पद पर कार्यरत है। भारतीय पर्वतारोही दल के साथ पूनम अपना मुकाम हासिल करने के लिए रवाना हुई थी। उनकी सफलता की कामना के लिए आईजी ज्योति कुमार, कमांडेंट मोहम्मद सिद्दीकी, रतन सिंह, SI दिलीप, इंस्पेक्टर प्रदीप, युवा नेता नरपत सिंह झाड़ली, भरत सिंह, पूरण सिंह, हेमंत सिंह सहित ग्रामीणों ने प्रार्थना की थी, जो उनकी प्रार्थना पूर्ण हुई और बेटी पूनम कंवर ने अपनी फतेह कर ली है। युवा नेता नरपत सिंह ने बताया कि फतेह करने के बाद उनके माता पिता ने उनको फोन पर बधाई। जिले के श्री माधोपुर के जाजोत थाना इलाके के ढालियावास में दिन दहाड़े बदमाशों द्वारा एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुष्पा ऑपरेशन के तहत घटनास्थल की तस्दीक करवाई। ग्राम डालियावास में पुलिस ने आरोपियों को चारों ओर घुमाया। आरोपी लड़खड़ाते हुए चलते दिखाई दिए। साथ ही पुलिस से दोबारा ऐसी गलती नहीं करने की माफी भी मांग रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 जिंदा कारतूस सहित 3 देशी पिस्तौल भी बरामद की है। ढालियावास बस स्टैंड पर चारों बदमाशों ने रामावतार नामक युवक पर फायरिंग की थी, जिस पर एक गोली उसके घुटने पर लगी। पुलिस ने मामले में खेड़ी चारण निवासी श्री राम जाट, कमलेश बिजारणिया, ढालियावास निवासी प्रकाश सैनी व राहुल बलाई को गिरफ्तार किया है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से विश्व एड्स दिवस पर जनता क्लिनिक मधुबन कॉलोनी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करना और इस बीमारी से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी देना था। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर मुनव्वर हुसैन ने कहा कि एड्स सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि यह हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। हमें इस बीमारी के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए और हमें सतर्क रहना चाहिए। सोसाइटी के सचिव डॉक्टर RK मालोत ने कहा कि एड्स का मुख्य कारण जागरूकता की कमी है। अगर हम सही जानकारी और सुरक्षित जीवन शैली अपनाएं तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। सीनियर नर्स शर्ली जॉय ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में सोसाइटी के कई सदस्यों के साथ साथ जनता क्लिनिक के स्टाफ से भी सक्रिय रूप से भाग लिया। यह कार्यक्रम एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने और समाज को एकजुट करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम की तरह किया गया।
उदयपुर एटीएस और उदयपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें उदयपुर में हथियार सप्लाई चेन का खुलासा करते हुए 9 पिस्टल, 13 कार्टेज और 8 मैगजीन जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि एटीएस और पुलिस को सूचना मिली थी कि उदयपुर में मल्ला तलाई निवासी एजाज के पास कुछ हथियार। ऐसे में पुलिस आरोपी तक पहुंची तो उसके पास 4 पिस्टल मिली। साथ ही उससे पूछताछ में सामने आया कि उसने यह पिस्टल रतलाम निवासी तौसिफ से खरीदी थी। उदयपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए शहर में सप्लाई होने से पहले इन हथियारों को पकड़ा है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि जो पिस्टल आरोपियों से बरामद हुई है वो उन लोगों को दी जाती है जिनके पास लाइसेंस होता है। ऐसे में संभावना है कि लाइसेंस की आड़ में कुछ लोग हथियारों की खरीद फरोख्त में शामिल हैं। देखिए, कल एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई। स्थानीय एटीएस और एसओजी की जो यूनिट है और जो यूनिट के यहाँ के प्रभारी हैं श्री महावीर सिंह जी राणावत, एडिशनल एसपी साहब, उन्हें और उनकी यूनिट को एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई कि उदयपुर शहर में कुछ लोग अवैध हथियारों की बड़ी आपूर्ति और सप्लाई करने वाले हैं। उक्त सूचना महत्वपूर्ण थी। उक्त सूचना के सत्यापन और अग्रिम कार्रवाई हेतु हिमांशु सिंह, थानाधिकारी सुखेर और स्थानीय एटीएस यूनिट की एक टीम गठित की गई। उस टीम द्वारा देर रात्रि कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक तौसीफ और दूसरा है एजाज। तौसीफ और एजाज मूलतः दोनों ही रतलाम ज़िले के रहने वाले हैं, एमपी के। तौसीफ पिछले लंबे समय से मल्ला तलाई में अपनी सिस्टर के यहाँ रहता है और एजाज जो रतलाम का रहने वाला है वह रतलाम में ही रहता है। तौसीफ एजाज के संपर्क में था और तौसीफ ने एजाज जो मुख्यतः आर्म्स सप्लायर है उससे संपर्क करके करीब 9 पिस्टल यहाँ आपूर्ति हेतु मंगाए, जिन्हें हमने कार्रवाई करते हुए पहले तौसीफ को 5 पिस्टल के साथ में और तत्पश्चात तौसीफ की इन्फॉर्मेशन से फर्दर एजाज को 4 पिस्टल के साथ में रंगे हाथों मौके पर गिरफ्तार किया। दोनों से कुल मिलाकर के 9 पिस्टल जो कंट्री मेड है और 12-13 कार्ट्रिजेस उनके पास से हमने जब्त किए। जब्त करके दोनों के विरुद्ध सुखेर थाने पे आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। तौसीफ का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसमें कुछ आर्म्स एक्ट के केसेस भी हैं। ये किस उद्देश्य से यहाँ पर वेपन्स लेके आए थे और इनका आगे कहाँ इन्हें सप्लाई करनी थी और इसको क्या उद्देश्य था, इस बारे में हम डिटेल में इंटरोगेशन कर रहे हैं। सर, ये जो रतलाम वाला आरोपी है ये क्या कहाँ से लेके आता है जो उसने सप्लाई किया जा सकता है? देखिए, ये सब अभी इन्वेस्टिगेशन, बट ये प्राइमरली जो वेपन की कंडीशंस देखने से लगता है कि ये वेपन सब नए हैं और वेपन संबंध तो ज़्यादातर जहाँ वेपन की सप्लाई का क्षेत्र है वो रतलाम, जावरा, खरगोन, एमपी का ही क्षेत्र है। तो अब ये वेपन कहाँ से लेके आए, वहाँ पर उनका क्या सोर्स है और यहाँ पर इनको आगे किसको देना था, इस बारे में हम डिटेल में इंटरोगेशन कर रहे हैं। सर, इससे पहले जो तौसीफ है उसने यहाँ पर जैसा अभी ये हथियार मंगवाए थे तो पहले भी कहीं सप्लाई कर चुका है, ऐसा कोई? देखिए, ऐसी प्राइमरली ऐसी जानकारी आई है कि इसने कुछ लोगों को यहाँ पर वेपन सप्लाई किया था। उनमें से कुछ बदमाशों को हमने पूर्व में पकड़ लिया। हमारी डीएसटी और हमारे जो लोकल टीम थी उनमें से कुछ लोगों को हमने पकड़ लिया। ऐसा जानकारी में आया कि पहले बड़ा व्यवती जो कुछ माह पूर्व पकड़ा गया था और जिससे अवैध आर्म्स भी पकड़े गए थे, वो आर्म्स भी इसी तौसीफ के द्वारा ही सप्लाई किए गए थे। सर, अभी पूछताछ में कुछ ऐसा पता पड़ा? देखिए, चूँकि एक संवेदनशील प्रकरण है तो हम इसमें डिटेल में इंटरोगेशन कर रहे हैं और गहराई में जाकर के इनकी जो आपूर्ति करता है और यहाँ पर जो सप्लाई चेन है उसके बारे में हम डिटेल में इंटरोगेशन करेंगे। राज्य सरकार और आयोग द्वारा नगर परिषद में परिसीमन की अधिसूचना जारी कर दी है।
इसको लेकर बांसवाड़ा शहर से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर पर स्थित त्रिपुरा कॉलोनी आकाशवाणी में क्षेत्र के निवासियों ने बैठक का आयोजन किया और नगर परिषद में शामिल करने की मांग की। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि इस कॉलोनी में सभी मापदंड नगर परिषद के निर्धारण में है। यह NH 27 पर स्थित है। साथ ही इस कॉलोनी में MBC क्वार्टर है जहां जवान निवासरत है। कृषि मंडी का भूमि आवंटन भी है। कई सरकारी भवन भी इस कॉलोनी में स्थित है। कृषि कार्यालय और किसान भवन भी यहाँ स्थित है। त्रिपुरा कॉलोनी सभी मापदंड में नगर परिषद में सम्मिलित होने के लिए खरी उतर रही है। वक्ताओं ने कहा कि कॉलोनी में कई सरकारी भवन और कई निजी संस्थान भी स्थित हैं। त्रिपुरा कॉलोनी विकास समिति के प्रवक्ता मनोज जोशी ने बताया कि क्षेत्रवासियों ने त्रिपुरा कॉलोनी में नाग मंदिर तक की आबादी को नगर परिषद में शामिल करने की मांग की है। बैठक को त्रिपुरा कॉलोनी विकास समिति के अध्यक्ष महेश पंड्या, राजकुमार दोषी, योगेश पंड्या, सूर्यकांत जोशी, बाल मुकुंद जोशी आदि ने संबोधित किया। साथ ही बहुत जल्द कलेक्टर, आयुक्त व अतिरिक्त जिला कलेक्टर से मिलकर मांग रखने का निर्णय लिया। कॉलोनी द्वारा आगे ज्ञापन आयुक्त महोदय को, जिलाधीश बांसवाड़ा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर बांसवाड़ा, उपखंड अधिकारी बांसवाड़ा एवं नगर परिषद में प्रेषित किया जाएगा। लोडी काशी बांसवाड़ा में शिव उपासना की पुरातन परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में बांसवाड़ा के नागर ब्राह्मण समुदाय की पहल शिव भक्ति के दिव्य रस रंगों के साक्षात करा रही है। शिव भक्ति की वैदिक परंपरा के संवहन के लिए श्री धनेश्वर रुद्राभिषेक मंडल नागरवाड़ा द्वारा हर माह आने वाली मास शिवरात्रि पर वागड़ अंचल के अलग अलग शिवालयों में पहुंचकर क्रमिक रूप से रुद्राभिषेक एवं शिव अनुष्ठान किए जाते हैं। इस अभियान के तहत गायत्री मंडल द्वारा संचालित श्री पीताम्बर आश्रम में रुद्राभिषेक अनुष्ठान किया। मंडल के संरक्षक जयप्रकाश याज्ञिक एवं अध्यक्ष नगेंद्र याज्ञिक के नेतृत्व में हुए रुद्राचार्य अनुष्ठान में वागड़ अंचल की प्राचीन परंपरा के अनुरूप यजुर्वेदिक रुद्राभिषेक किया गया। इसमें सुनील त्रिवेदी, मुकेश त्रिवेदी, पीयूष झा, सुरेश पंड्या, रविंद्र त्रिवेदी आदि ने आश्रम में प्रतिष्ठित नर्मदेश्वर शिव पूजन, अभिषेक एवं पंचदेव उपासना आदि अनुष्ठानों में हिस्सा लिया। इस अवसर पर गायत्री मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंडित दिव्य भारत पंड्या, पीताम्बर परिषद के सह संयोजक पंडित मधुसूदन व्यास सहित आश्रम के साधकों ने आरती व पुष्पांजलि विधान में हिस्सा लिया। गायत्री मंडल की ओर से प्रदोष उत्सव गुरुवार रात संपन्न हुआ। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें।